हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्किल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने केमिस्ट्री की पेपर की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की हम इस वीडियो में लाए हैं केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि आपसे एक एक नंबर में पूछे आते हैं। तो फ्रेंड, कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हर हालत में तैयार करके जाना है, क्योंकि आपका पेपर भी निकट आ गया है। इसलिए आप कौन कौन से अच्छे तरीके से क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे आज उस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो में जितने भी आप क्वेश्चन देखेंगे सब आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही लिए गए हैं। और फ्रेंड्स, हर एक चैप्टर से कम 2-3 क्वेश्चन आपका जरूर इस वीडियो में आपको मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये टोटल 25 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके बहुविकल्पी में एक एक नंबर के बन सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है ग्रेफाइट क्या है। तो ठीक है, ग्रेफाइट क्या है आप सभी जानते हैं। ग्रेफाइट क्या होती है, आपको ऑप्शन इस तरह से दिया जाएगा: आयनिक ठोस, धात्विक ठोस, सहसंयोजक ठोस और आणविक ठोस। तो आपको ऑप्शन बताना है सहसंयोजक ठोस। जो ग्रेफाइट होती है वो कैसी होती है? सहसंयोजक ठोस होती है। ठीक है, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, घनी क्रिस्टल में कोर की लंबाई क्या होती है। घनी क्रिस्टल में आपने पढ़ा होगा कोर की लंबाई का फॉर्मूला होता है। उसमें कोर की लंबाई जो क्या होती है, कोर की लंबाई को किसके बराबर मापा जाता है? तो ए बराबर बी बराबर सी, यानी कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू नॉट सी, ये क्या है? ए इक्वल नॉट बी इक्वल नॉट सी, या हाँ अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा या इक्वल टू 120 के बराबर दिखाया गया। तो कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन होगा 2, यानी ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यानी जो क्रिस्टल कोर की लंबाई होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तीनों लंबाई जो होती है वो बराबर होती है, लेंथ। तीसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा संबंध विलयन में परासरण दाब को दर्शाता है। कौन सा ऐसा संबंध है, कौन सा ऐसा रिलेशन है जो विलयन में परासरण दाब को दर्शाता है? तो पाई इक्वल टू आर टी बाई सी, पाई इक्वल टू सी टी बाई आर, पाई इक्वल टू आर सी बाई टी, या पाई बाई सी इक्वल टू आर टी। तो आपको कौन सा संबंध बताना है? पाई बाई सी इक्वल टू आर टी। ये आपका रिलेशन एकदम सही है विलयन के परासरण दाब के लिए। ठीक है, तो आपको ये आंसर दिखा देना है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, किसी इलेक्ट्रोड विभव किस बात पर निर्भर करता है। मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड विभव है वो किस बात पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन दिए जाएंगे धातु की प्रकृति पर, मोलरता पर, विलयन के ताप पर, या इन सभी पर। तो याद रखिएगा, जो किसी भी धातु का जो इलेक्ट्रोड होता है वो धातु की प्रकृति, मोलरता, विलयन के ताप पर, सभी पर निर्भर करता है। तो आपको ऑप्शन लगाना है इन सभी पर। ठीक है, इस तरह से आपको आंसर बताना है। कभी कभी बहुत ईजी क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता क्या होती है। मतलब बढ़ती है, घटती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता हमेशा क्या होगी? घटती है। ठीक है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन दिखाना है बी, यानी कि घटती है। ठीक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, विशिष्ट चालकता की इकाई क्या होती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल भी आपके पेपर में पूछा गया था। ये एक नंबर में जरूर पूछा जाएगा आपसे मल्टीपल चॉइस में। ठीक है, तो आपको याद करके जाना है कि विशिष्ट चालकता की जो इकाई होती है वो क्या होती है? सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। बाकी इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन दिखेगा तो आपको टिक नहीं करना है, केवल आपको करना है सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स पर करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक क्या होगा। मतलब ताप किसी भी अभिक्रिया का, तो क्या होगा? उसका वेग स्थिरांक क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता घटती है, यहाँ ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक बढ़ेगा। ठीक है, हमेशा देखिएगा बढ़ेगा। इन दोनों क्वेश्चन लगभग एक ही रहते हैं, इसलिए आपको कन्फ्यूजन रहेगी, तो ध्यान रखिएगा इन चीज़। मतलब अगर किसी विलयन की आप तनुता बढ़ाएंगे तो उसकी विशिष्ट चालकता घटेगी, और अगर किसी भी विलयन का आप ताप बढ़ा देंगे तो उसका वेग स्थिरांक बढ़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए, मतलब जो हमारी प्रथम कोटि की होती है, आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, प्रथम कोटि, शून्य कोटि, सब अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। तो आपने देखिए, प्रथम कोटि के लिए लिखा है वेग स्थिरांक का मात्रक, याद रखिएगा हमेशा सेकंड इनवर्स होता है, उसी पर आपको टिक लगाना है। ऑप्शन तो बहुत सारे दिए रहे होंगे, लेकिन आपको सेकंड इनवर्स पर ही टिक लगाना है। तो उसके बाद फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। देखिए, अभी आपने ऊपर पढ़ा था प्रथम कोटि, यहाँ है शून्य कोटि। तो इन दोनों कोटियों के लिए क्या होता है मात्रक, याद रखिएगा। प्रथम कोटि के लिए सेकंड इनवर्स है, और शून्य कोटि के लिए क्या दिया होगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मतलब क्या है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए केवल सेकंड इनवर्स है, और इसके शून्य कोटि के लिए मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से आपको ध्यान में रखिएगा। फिर फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक तथा अर्ध आयुकाल में संबंध क्या होता है। मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया जो हो रही है उसके लिए, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक और अर्ध आयुकाल में दोनों में रिलेशन क्या होता है बीच में। तो आपको याद रखना है T1/2, यानी अर्धकाल के लिए पूछा है सबसे पहले। तो आप ये अर्धकाल के लिए पूछा जा रहा है, यानी 1/2 वाला सही होगा। के वाला तो मतलब ही नहीं है, मतलब के वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तो यहाँ पर के वाला तो ऑटोमेटिक खत्म हो गया, क्योंकि आपको अर्ध आयु काल पूछा जा रहा था, यानी T1/2। और संबंध किसमें पूछा गया था? वेग स्थिरांक और अर्ध आयु काल। तो वेग स्थिरांक क्या होता है? 0.693 अपॉन के। तो 0.693 अपॉन के वाला ही हमारा ऑप्शन सही है। तो आपका क्या आना है? ऑप्शन ए पर। ठीक है, मैंने इस सीरियल से लिखा हुआ ए बी सी डी, हो सकता है ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ दिया हो डी पर, और डी वाला उठा के दे दिया हो ए पर। मतलब क्या है कि आपको सीरियल रट के नहीं जाना है कि इस सीरियल पर है, इस सीरियल पर ये वाला लगा देंगे, इस सीरियल पर ये वाला लगा देंगे। नहीं, आपको केवल आंसर रट के जाना है कि आंसर हो सकता है वो यहाँ भी दे सकते हैं, ये वाला सही वाला हो सकता है यहाँ भी दे दे।
तो आपको ये देख के जाना कौन सा आप लगा के आएंगे, ठीक है। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, कोहरा किस प्रकार का कोलाइडी विलयन है। कोहरा आपसे पूछा जाएगा कोलाइडी विलयन है, लेकिन किस प्रकार का है, तो आपको बताना है ठोस। तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, द्रव में गैस, गैस में द्रव, ऑप्शन सी द्रव में द्रव, ऑप्शन डी गैस में ठोस। तो याद रखिएगा कोहरा हमेशा द्रव में गैस होता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। लेकिन वो बनता किसमें, गैस के, मतलब गैस के फॉर्म में रहता है। होता है द्रव है, लेकिन वो फॉर्म किस फॉर्म में रहता है, गैस के फॉर्म में रहता है। देखा होगा आपने, गैस जो है हल्का सा फवारा के टाइप का उड़ा करता है, पानी पानी ऐसा, तो उसको हम लोग कोहरा बोलते हैं। तो इसीलिए आप ऑप्शन लगाएंगे द्रव में गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कोलाइडों को शुद्ध करने की विधि क्या कहलाती है, ठीक है। उसको शुद्ध करने की विधि क्या है, पेप्टिकरण, स्कंदन, अपोहन, ब्रेडिंग आर्क विधि। तो याद रखिएगा कोलाइडी को हमेशा अपोहन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, ठीक है। अपोहन विधि से ही कोलाइडो को पृथक किया जाता है या शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो उनकी विधि आप बताएंगे अपोहन विधि से, ठीक है। तो ऑप्शन है सी, ठीक। उसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, जल विरोधी कोलाइड है। आपसे मतलब कोलाइड विलयन, देखिए आपसे 3 क्वेश्चन बन गए। देखिए एक पहला बन गया, ठीक है, किस प्रकार का कोहरा किस प्रकार का विलयन है कोलाइडी। दूसरा बन गया कोलाइड को शुद्ध करने की विधि। तीसरा देखिए बना जल विरोधी कोलाइड, यानी कि कोलाइड एक ही टॉपिक से आपके देखिए 3 क्वेश्चन बन गए। इस तरह से आपके पेपर में बनाए जाते हैं क्वेश्चन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा रहा है जल विरोधी कोलाइड क्या है। तो जल विरोधी कोलाइड यानी कि विरोधी का मतलब वाटर प्रूफ है ना, ऐसा कौन सा कोलाइड है जो कि जल विरोधी है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन बताना, स्टार्च है, गोंद है, स्टैटिनिक ऑक्साइड है या जिलेटिन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी स्टैनिक ऑक्साइड, देखिए टिक लगाया हुआ है मैंने। स्टैनिक ऑक्साइड एक ऐसा कोलाइड है जो कि वाटर प्रूफ है, यानी कि जल विरोधी है, ठीक। इस तरह से आप याद करके जाइएगा पेपर में। फ्रेंड्स फिर अगला क्वेश्चन है, ब्राउनी गति का कारण क्या है। ब्राउनी गति मतलब किस कारण होती है। कणों का आकार, ऑप्शन ए कणों का आकार, ऑप्शन बी द्रव अवस्था में तापमान का उतार चढ़ाव, ऑप्शन सी माध्यम के अणुओं तथा कोलाइडी कणों के बीच टक्कर, ऑप्शन डी कोलाइडी कणों का आकर्षण तथा प्रतिकर्षण। तो ब्राउनी गति किस लिए होती है, किस कारण से होती है। याद देखिएगा ब्राउनी गति जो आपने देखी होगी, ऐसे हल्का हर जगह मतलब पॉइंट वॉइंट होते हैं और ऐसे जाके ब्राउनी गति मतलब आपस में जिग जैग मोशन करती है, उसी को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा, माध्यम के कणों तथा कोलाइडी कणों के बीच टक्कर होती है। जो दो देखा होगा आपने, ऐसे टक्कर होती है बीच में, ठीक है। ऐसे ऐसे आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी जाते हैं वो टक्कर होती है, उन्हीं को हम लोग ब्राउनी गति कहते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट है, ठीक। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है, ए बी सी तथा डी सॉल्व की सवर्ण संख्याएं क्रमशः 0.001, 0.15, 20 तथा 25 है। प्रभावी रच्छी कोलाइड कौन सा है। याद रखिएगा ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, जिसका नंबर पॉइंट में सबसे ज़्यादा होगा, पॉइंट के बाद जितना नंबर ज़्यादा होंगे वही हमारा सबसे ज़्यादा प्रभावी रच्छी कोलाइड होगा। यानी कि सबसे कम वैल्यू होगी जिसकी हम लोग देखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पर 0.15, इसमें केवल पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद 3 नंबर है, बाकी ये तो नंबर है 20, 25। इससे कोई मतलब नहीं, आपको पॉइंट के नंबर देखने हैं। अगर जिसका प्रभावी रच्छी कोलाइड जिसके सवर्ण संख्या क्रम से मतलब ज़्यादा होगी वही हमारा प्रभावी रच्छी कोलाइड होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है आपका ए की कितने 0.001, यानी जिसकी वैल्यू सबसे कम होगी उसी को हम लोग प्रभावी रच्छी कोलाइड कहेंगे, ठीक है। जो भी आपको ऑप्शन दिए गए होंगे, ठीक। फिर फ्रेंड्स अगला शून्य कोटि के विक्रिया। देखिए इससे पहले भी आपने शून्य कोटि और प्रथम कोटि के 2 क्वेश्चन देखे थे, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। देखिए शून्य कोटि की विक्रिया ए प्लस बी डैश सी के लिए वेग दर क्या है। तो आप इधर जानते हैं ए प्लस बी ये क्या है, हमारे अभिकारक हैं, और ये सी क्या बन रहा है, हमारा उत्पाद बन रहा है। तो यानी कि 2 अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो उसके लिए वेग की दर क्या होगी, उसके लिए दर जो बनेगी, दर क्या होगी, दर बराबर के ए की पावर 0 और बी की डिग्री 0, यानी कि ए डिग्री भी यानी कि ए की डिग्री भी 0 है और बी की डिग्री भी 0, यानी कि जिसको हम लोग कोटि बोलते हैं। तो यहाँ देखिए ए यानी कि ए 0, यानी कि ए के पास कुछ नहीं है, यानी कि ए की पावर यानी कि 1 है, तो उसको हम लोग डिग्री 0 दिखाते हैं। बी की पावर भी 0 है, यानी कि डिग्री 1 है, तो उसको हम लोग 0 दिखाते हैं। तो दर बराबर बनेगी के ए 0 बी 0, 0 नहीं बोलते हैं उसको लोग डिग्री बोलते हैं। तो ऐसे ही बोल सकते हैं के ए 0 और बी 0 डिग्री, ठीक है। इस तरह से बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, कौन सा विलयन का अणुसंख्यक गुण नहीं है। अणुसंख्यक गुण कौन सा विलयन का नहीं है, परासरण दाब, पृष्ठ तनाव, वाष्प दाब में अवनमन, हिमांक में अवनमन। कौन सा इसका ऑप्शन आपका हिसाब से सही होगा, कौन सा विलयन अणुसंख्यक गुणधर्म में नहीं है। तो याद रखिएगा किसी भी विलयन का पृष्ठ तनाव एक ऐसा गुण है जो कि अणुसंख्यक नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, मोलल उन्नयन स्थिरांक की गणना की जा सकती है। किससे मोलल उन्नयन स्थिरांक की आप गणना करेंगे। आपने न्यूमेरिकल में आपसे जरूर पूछा है, आपने क्वेश्चन लगाया होगा, सबसे आपके सामने रखा हुआ देखिए के बी इक्वल टू डेल्टा टी वी गुणे एम, यानी कि स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। ये तो होगा ही नहीं क्योंकि अपॉन में कैपिटल डब्ल्यू नहीं होता, ये तो गलत। और यहाँ पर देखिए केवल डब्ल्यू 1000 ऊपर ले गए तो ये भी गलत, और इनमें से कोई नहीं, ये भी ऑप्शन नहीं है।
तो आपका ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है ये टिक, ठीक है, ये सही ऑप्शन है आपका, ठीक। 19 क्वेश्चन फ्रेंड्स, सबसे मीठी शर्करा क्या होती है? शर्करा मतलब शर्करा तो सारी मीठी होती है, लेकिन सबसे मीठी क्या होती है? ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो देखिए ग्लूकोज भी मीठा होता है, माल्टोज भी मीठे होते हैं और सुक्रोज भी, लेकिन इन सबको देखते हुए सबसे ज़्यादा मीठी शर्करा होती है वो होती है हमारी फ्रक्टोज, ठीक है। याद रखना है ऑप्शन सी फ्रक्टोज लगाना है आपको, ठीक है। हो सकता है आपके क्वेश्चन में वहाँ ऑप्शन बी में फ्रक्टोज लिखा हो सकता है ए पे ही लिखा हो फ्रक्टोज, हो सकता है डी पे लिखा हो फ्रक्टोज, लेकिन आपको याद रखना है कि जो ग्लूकोज से भी जो मीठी शर्करा होती है वो होती है फ्रक्टोज, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारे शरीर में रिजर्व ग्लूकोज का काम कौन करता है? रिजर्व का मतलब समझ रहे हैं ना, स्टोर करना, किसी भी चीज़ को स्टोर करके रख लेना। तो क्या है जो हमारे ग्लूकोज को मतलब हमारे रिजर्व करता है हमारे शरीर में? याद रखिए ग्लाइकोजन, ऐसे याद रखिएगा, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन हमारे शरीर में रिजर्व करता है ग्लूकोज को, ठीक। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण। एंजाइम याद रखिएगा, एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन से ही एंजाइम बनता है और एंजाइम ही प्रोटीन होते हैं, ठीक। इस तरह से आप इसको बता सकते हैं। क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ये तो अब आपको रटा ही होगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी रोग होता है, ठीक है। ये स्कर्वी देख रहे हैं, विटामिन सी से होता है, याद रखिएगा, विटामिन सी से स्कर्वी होता है, एनीमिया और बेरी होता है विटामिन बी से, ठीक है। तो जो विटामिन ए की कमी से होता है वो होता है रतौंधी, ठीक है। अंधे मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं रात का अंधा होना, अंधापन, यानी रात में नहीं दिखता है किसी को, तो विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक। फ्रेंड्स, हास्य गैस क्या? हास्य गैस हम लोग बोलते हैं हंसने वाली गैस, यानी जिसको सूंघने पर आदमी केवल हंसता ही रहता है, ऐसी कौन सी गैस है? इसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम है, रासायनिक नाम है उसका नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, आपको ऐसे याद रखना है, यानी कि नाइट्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु, ये वाला है, ठीक है। नाइट्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड गैस, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स, सबसे दुर्बल हाइड्रोहेलिक अम्ल कौन सा है? सबसे कमजोर मतलब सबसे वीक हाइड्रोहेलिक अम्ल कौन सा है? हाइड्रोहेलिक सबसे कमजोर होता है, कौन सा होगा? वो HF, यानी हाइड्रोफ्लोरो वाला जो होता है HF, ठीक है। हाइड्रोजन फ्लोराइड भी बोल सकते हैं उसको आप। तो HI, HBr, HCl, HF, तो HF में क्या होगा? हाइड्रोजन, HF यानी HF सबसे, HF यानी सबसे हमारा दुर्बल होता है हाइड्रोहेलिक अम्ल, ठीक है। हाइड्रोहेलिक की श्रेणी में आता है, इसलिए हम लोग उसको हाइड्रोहेलिक बोलते हैं और सबसे कमजोर होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, लेंथेनाइड श्रेणी में सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? लेंथेनाइड श्रेणी में सबसे ऑक्सीकरण की जो होती है उसकी सामान्य अवस्था क्या है लेंथेनाइड श्रेणी में? तो लेंथेनाइड श्रेणी की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है सबसे लास्ट में क्या होती है? +3 होती है। +3 के जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब हमारे लेंथेनाइड श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं, जो +3 वो लेंथेनाइड श्रेणी में ऑक्सीकरण अवस्था है, ठीक है। जो +3 है वो लेंथेनाइड श्रेणी की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है। तो फ्रेंड्स, ये 25 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। यही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि मैंने आज आपकी इस वीडियो में डिस्कस करे हैं। और फ्रेंड्स, आप इसको बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा, ध्यानपूर्वक इन सारे क्वेश्चन को पढ़ के जाइएगा। 25 क्वेश्चन में से कम नहीं तो आपको 10 से 12 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, वो विकल्पी में, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।